हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो प्रीवियस क्लास में जैसे हमने पढ़ा था कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती हैं, तो उसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ये जो टॉपिक है ये आता है, वो क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो बेसिकली एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है जिसको कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर किया गया है। तो अब हम एक एक करके जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, जो भी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उन सारे डिजीज कंडीशन को हम ख़त्म करेंगे। जो आज हमारा पहला डिजीज कंडीशन है, जो पहला हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, वो ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में ये बताना चाहूँगी कि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी कैसे है या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैसे है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जिसमें कि मदर या फिटस को किसी भी प्रकार का कोई हेल्थ कंडीशन या कोई डिफ़िकल्टी या कोई प्रॉब्लम हो, उसी को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो ये जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो अदर देन यूटेराइन कैविटी। जनरली हमने देखा है कि जो भी फर्टिलाइजेशन होता है, जो भी फर्टिलाइज्ड एग होता है, ओवम होता है, तो वो कहाँ पे इम्प्लांट होता है? तो यूट्रस में इम्प्लांट होता है। बट इन द केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो यूटेराइन कैविटी के अलावा कहीं भी इम्प्लांट हो सकता है और वहाँ पे ग्रो कर सकता है। तो अगर यूटेराइन कैविटी के अलावा वो कहीं भी इम्प्लांट होगा या फिर ग्रो करेगा, तो वो कोई भी साइट हो सकता है। चाहे वो आपका फैलोपियन ट्यूब हो सकता है, जो जिसको कि हम ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, या फिर एम्ब्रियो हो सकता है, सॉरी, या फिर ओवरी हो सकता है, फिमरी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि एब्डोमेन में भी इम्प्लांट हो जाता है। तो ये सारी जो डिफरेंट साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है, तो ये सब कुछ हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आता है, जो कि एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है। आइए इसको हम डीप में पढ़ते हैं, डिटेल में देखते हैं कि क्या है। ठीक है। एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज वन इन विच फर्टिलाइज्ड ओवम इज implanted and develops outside the normal uterine cavity. As we know, मतलब कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रेगनेंसी है जो कि फर्टिलाइज्ड एग यूटेराइन कैविटी के अलावा और किसी भी साइट पे इम्प्लांट हो सकता है और वहीं पे वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब ये जो यूटेराइन कैविटी के अलावा कहीं भी ग्रो कर रहा है, तो वो जो कहीं भी ग्रो कर रहा है वो कौन कौन से साइट हो सकते हैं, तो उन साइट्स के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैन बी इम्प्लांटेड इन एम्प्यूला। अगर एम्प्यूला में इम्प्लांट होगा, जिसको कि हम एम्प्यूलरी इम्प्लांटेशन बोलते हैं, और ये 78% केसेस में ऐसा होता है। मतलब कि अगर जो 100% इम्प्लांटेशन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, उसमें 78% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि जो प्रेगनेंसी है, जो ओवम है, वो कहाँ जाके इम्प्लांट होता है? एम्प्यूलरी डक्ट में। इसके बाद से आता है फिम्ब्रियल इम्प्लांटेशन। फिम्ब्रियल इम्प्लांटेशन में 5% ऐसी प्रेगनेंसी होती हैं जो कि फिम्ब्रियल इम्प्लांटेशन होती हैं। अब देखो, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी डेटा अपने आप में 100% होता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो यदि सोचो कि अगर एक टाइम पे या फिर 1 ईयर में कोई भी प्रेगनेंसी है या फिर ऐसी मदर हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, और अगर प्रेगनेंसी की डेटा जो हमारे पास आ रही हैं वो 1000 हैं, उसमें से उस 1000 प्रेगनेंसी में से अगर हमारे पास 100 ऐसी प्रेगनेंसी हैं जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हैं, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी अपने आप में 100% होगा, चाहे वो 50 हो चाहे वो 100 हो। इज इट क्लियर? तो अगर वो जो 100% है, तो उस 100% में से 78% ऐसी प्रेगनेंसी होती हैं जो कि
आपकी एम्पुलरी होती हैं। तो ओवरऑल आप ये बोल सकते हैं कि जो एम्पुलरी इम्प्लांटेशन होता है उनकी संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है फेमरियल, जो कि 5% हो सकते हैं। एब्डोमिनल बहुत कम होता है। एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जो कि लेस देन 1% होता है। सर्वाइकल इम्प्लांटेशन 1% हो सकता है। इसके बाद से आता है कोरोनुअल। कोरोनुअल में आता है आपका 2%। नेक्स्ट वन ओवेरियन इम्प्लांटेशन, जो कि हो सकता है 4%। ठीक है। नेक्स्ट वन आता है सिजेरियन स्कार, ये भी आपका 1% हो सकता है। इनमें आपकी जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो एम्पुलरी होता है और फेमरियल और ओवेरियन, ये सारे केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सकता है अगर इसमें आपका यूटेराइन कैविटी में नहीं हुआ तो यूटेराइन कैविटी के अलावा जो साइट्स हैं वो आपके ये हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा कुछ जो है वो हो क्यों रहा है। तो अब हम इसका एटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स में हम देखेंगे, सबसे पहले आता है हमारा इन्फ्लामेशन एंड स्कारिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। मतलब कि फैलोपियन ट्यूब में किसी भी प्रकार का कोई स्कार है या फिर इन्फ्लामेशन है, जो कि प्रीवियसली अगर कोई भी उसमें सर्जरी हुई है या फिर किसी भी प्रकार का कोई स्कार टिश्यू है, कोई इन्फ्लामेशन है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट वन फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड बाय स्कार टिश्यू, और अगर स्कार उसमें बने हैं तो ये भी चांसेस बन सकते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो सकता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे बार बार फैलोपियन ट्यूब के बारे में क्यों बोला जा रहा है। तो बार बार फैलोपियन ट्यूब के बारे में हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमें पता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें फैलोपियन ट्यूब का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन साइट है वो हमारा एम्पुलरी इस्थिमस जंक्शन होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और वहाँ से ट्रैवल करके जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो आकर के यूट्रस में इम्प्लांट होता है। और अगर ये आपको पता है तो ये भी पता होगा कि जो हमारा एम्पुलरी इस्थिमस जंक्शन है वो हमारा किस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। मतलब कि एम्पुला और इस्थिमस इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है वहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। तो इसके लिए हम बार बार यहाँ पे एम्पुला का बोल रहे हैं। तो अगर फैलोपियन ट्यूब में किसी भी प्रकार का कोई स्कार टिश्यू है, इन्फ्लामेशन है, ब्लॉकेज है, इट कैन लीड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके। नेक्स्ट वन हार्मोनल फैक्टर्स। हार्मोनल फैक्टर्स भी कॉज कर सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन जेनेटिक और कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई जेनेटिक और कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज हैं इसमें फैलोपियन ट्यूब्स के या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, जो कि कॉज करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वो ऐसे कि अगर जो आपके जेनेटिकली या फिर कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज हैं फैलोपियन ट्यूब की, क्योंकि हमें पता है कि फैलोपियन ट्यूब या तो ब्लॉकेज है या फिर नैरो है या फिर इन्फ्लामेशन है, कोई स्कार टिश्यू उसमें प्रेजेंट है, तो ये सब कुछ कॉज करेगा, सब कुछ लीड किसको करेगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। तो अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया तो उसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। जनरली अगर फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें हमें पता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या उनमें चेंजेस आते हैं। बट इफ प्रेगनेंसी इज एक्टोपिक देन व्हाट वी विल सी। सो आइए देखते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमारा जो है उस होगा नोजिया एंड ब्रेस्ट सोरनेस आर कॉमन। नोजिया एंड ब्रेस्ट सोरनेस आर कॉमन। तो आप ये बोलेंगे कि नोजिया और ब्रेस्ट सोरनेस तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होता है। तो देखो, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है उसमें नोजिया वॉमिटिंग तो होता है, ब्रेस्ट सोरनेस भी होता है, लेकिन जो नोजिया वॉमिटिंग है वो या तो इनिशियली होगा या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खत्म हो जाएगा। और ब्रेस्ट में कभी सोरनेस नहीं होता, उसमें टेंडरनेस होता है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा उसका मेन कॉमन कॉज ही होगा आपका ब्रेस्ट सोरनेस और नोजिया।
नेक्स्ट वन है क्या, शार्प वेव्स ऑफ पेन इन द एब्डोमेन, पेल्विस, शोल्डर एंड नेक। अब नॉर्मल प्रेगनेंसी में कभी भी ऐसे पेन नहीं होता है, तो अगर शार्प वेव पेन हो रहा है, शार्प वेव पेन मतलब कि पेन तो बहुत शार्प है बट वो वेव लाइक है, ठीक है, मतलब कि कभी कहीं दर्द हो रहा है कभी कहीं दर्द हो रहा है। तो इसमें क्या है कि और जो दर्द होने का एरिया रहेगा वो क्या हो सकता है, एब्डोमेन हो सकता है, पेल्विक एरिया हो सकता है, शोल्डर या फिर नेक। क्लियर। नेक्स्ट वन है सीवियर पेन दैट अकर्स ऑन वन साइड ऑफ द एब्डोमेन। और कई बार ऐसा होता है कि वो सीवियर पेन होता है और एब्डोमेन के बस एक साइड हो सकता है, whether it is left or right. Okay. Next one, light to heavy vaginal bleeding or spotting. देखो लाइट और हैवी वजाइनल स्पॉटिंग और ब्लीडिंग इसलिए होता है कि जनरली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है हमें पता है कि अगर देखो उसमें ग्रोथ होगा तो बेसिकली जो यूट्रस है वही प्रेगनेंसी के लिए बनाया गया है, उसी में कैपेसिटी है फीटस को ग्रो करने का, उसी के जो टिश्यू हैं वो एडाप्ट हैं इन सारे फंक्शंस के लिए। तो अगर ये जो प्रेगनेंसी इम्प्लांट हुई है कहीं अदर टिश्यू पे तो इम्प्लांट तो हो गई है बट क्या उन सारे टिश्यूज में उन सारे लेयर्स में ये सारी कैपेबिलिटी है कि उसको ग्रो कर पाए, नहीं है। तो अगर उसमें नहीं है कैपेबिलिटी और जब फीटस ग्रो करेगा तो उसमें स्ट्रेसिंग आएगी, हो सकता है उसमें स्कार बने, उससे ब्लीडिंग हो, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन है डिजीनेस और फैंटिंग एंड लास्ट वन है रेक्टल प्रेशर। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। तो अभी मैं क्लास को रिवाइज करने की कोशिश करूंगी, आपको अगर कहीं भी डाउट हो कुछ भी हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके सो आज हमने देखा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब बेसिकली ये होता है कि इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम अदर देन यूटेराइन कैविटी, मतलब कि यूटेराइन कैविटी के अलावा अगर फर्टिलाइज्ड एग का इम्प्लांटेशन कहीं भी होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ कहाँ पे इम्प्लांट हो रहा है, क्योंकि अगर ये यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो रहा है, जैसे कि अगर तुम घर पे नहीं जा रहे हो टाइम से, मतलब कहीं तो गए हो, कहीं तो घूम रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं तो टाइम दिया जा रहा है। सेम ऐसे ही होता है कि अगर ये यूट्रस में नहीं पहुंचा तो फिर ये कहाँ गया है, तो कहीं मटर गश्ती कर रहा होगा, और वो मटर गश्ती करने का जो एरिया है इसका ये सारा है, ठीक है। जैसे तुम लोगों का जो एरिया है, अगर घर में पहुंचे हो तो कहीं ना कहीं कोई तो स्टॉल कोई तो ठेका मिल जाता है। तो इसका जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इसका जो फर्टिलाइज्ड एग है, इसका ठेका कहाँ पे है, इधर, ठीक है। तो कौन कौन सा हो सकता है, एम्पिरियल हो सकता है, फेमरियल हो सकता है, एब्डोमिनल हो सकता है, सर्वाइकल, कोरोनल, ओवेरियन और सिजेरियन स्कार। तो ये सारे ऐसे स्पॉट है जहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, जहाँ पे हमें पकड़ा जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हमने ये देखा है कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कॉज करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसको हमने एक एक करके देख लिया है। नेक्स्ट वन हमने देखा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब यह है कि साइन और सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स यानी कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो फीमेल को क्या क्या देखने को मिलेगा, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या सिम्टम्स हम देख सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है। इसके आगे हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सो बेसिकली एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। तो अभी मैं इस क्लास में कंटिन्यू नहीं करूँगी, अदरवाइज ये ओवरलोड हो जाएगा और बाउंस कर जाएगा तुम्हारा भी और मेरा भी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी आप इसको पढ़िए। इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास है पार्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी पार्ट 2, उसमें हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट में तीनों आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट, ये तीनों हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।